जी नमस्ते, मैं शिक्षक सूर्य सिंह पवार। देखिए, आज मैं अभी देहरादून में हूँ और देहरादून में मेरी मुलाकात हुई है हमारे गुरुजी श्री किरण कुमार धीमान जी। आप शिक्षा के क्षेत्र में आपकी नियुक्ति हमारे जौनपुर विकासखंड के दुर्गम गांव मवाना में पहली नियुक्ति हुई है और उसके बाद आप वहां से ट्रांसफर के रूप में गैड आए हैं। आइए इनसे हम आज बातचीत करते हैं। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मवाना में कितने समय तक आपने वहां शिक्षण कार्य किया है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा और आपको भी आपने सेवा का अवसर मुझे दिया कि आपसे मिले। और आज हम देहरादून में हैं तो आपसे कल हमारी बात हुई थी जी। इसी क्रम में आज हम बैठे हुए हैं तो आज आपसे बातचीत हो रही है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि आप मवाना गांव जो हमारा एक ऐसा गांव है जौनपुर विकासखंड में कि जहां अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है और आप उत्तर प्रदेश से हैं और शहरी क्षेत्र से पहली बार पहाड़ी क्षेत्र में आपको जो एक शिक्षक के रूप में एक नियुक्ति मिली है, वो कितना समय तक आप रहे वहां और किन किन समस्याओं का आपको जो है वहां पर देखना पड़ा, किन समस्याओं से जूझना पड़ा? ये बात सच है कि मवाना गांव में मेरी जब नियुक्ति हुई तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं थी और आज भी आपके द्वारा जानकारी मिली है कि अभी अभी वहाँ पर यातायात के साधनों का अभाव है और उम्मीद है जल्दी हो जाएगा, जैसा हम पहले भी सुनते थे। लेकिन अभी तक भी ऐसी सुविधाएं वहाँ पर नहीं है जो चाहिए। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्र का ऐसा ही परिवेश है, इसको स्वीकार करना ही चाहिए। और मेरी वहाँ पर नियुक्ति फरवरी 99 में हुई और मैं वहाँ लगभग 3.5 से 4 साल के लगभग रहा हूँ। वहाँ पर मेरा शुरुआत हुई थी लेकिन वहाँ पर बच्चे बहुत कम थे। जब मैं वहाँ पर विद्यालय में पहुँचा तो लगभग 9 या 10 बच्चे मेरे विचार से वहाँ पर रहे थे उस टाइम पर 99 में। और मैंने भरपूर प्रयास किया वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या भी कम थी गांव की। लगभग मेरे जब मैंने परिवार सर्वेक्षण वहाँ पर किया था तो लगभग 128 के लगभग पूरी आबादी थी गांव की। तो मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया और अधिकतम संख्या शायद वहाँ पर 21-22 तक हो पाई थी ओके। मेरे समय पे। तो इसी बीच में गैड का जो विद्यालय था वो बंद था तो वहाँ पर मेरी ट्रांसफर हुई। चंद्रपाल चौहान जी हमारे प्राथमिक विद्यालय मवाना में रहे थे तो उनकी जगह मैं वहाँ पर गया था। तो इसके बाद आपके गांव में मुझे लगभग 8-9 वर्षों का कार्यकाल मेरा रहा है। जी, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि जैसे हम ग्रेड की बात करें, मवाना की बात करें या पूरे उत्तराखंड की हम बात करें कि भाई ग्रामीण अंचलों में जो है एक स्वाभाविक है कि एक प्राकृतिक भी बहुत अच्छा नज़ारा है और बहुत सुंदर वातावरण है। तो उस अनुभव को कैसे साझा करना चाहेंगे आप? प्राथमिक विद्यालय मवाना में जब मैं रहा तो मेरा आना जाना कुछ टाइम तो गांव में ही रहा है। उसके बाद जोड़ी एक गांव पड़ता है ये आपके खट्टा पानी रास्ते से। जी। तो वहां पर मैं ज्यादातर समय रहा हूँ और नदी के पार आपका गांव पड़ता है। तो इस तरफ का जो एरिया है मवाना की साइड में ये ज्यादा हरा भरा एरिया है और ज्यादा समृद्ध आप कहेंगे इसको, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। जबकि जो आपके साइड का एरिया है उधर जो है पेड़ पौधों की काफी कमी देखी जाती है। अब आपको ज्यादा जानकारी रही होगी आपने, क्योंकि वहां पर बगीचे वगैरह भी वहां पर लगा लिए हैं तो परिवेश बदला होगा निश्चित रूप से। जी। तो उधर का परिवेश थोड़ा सा पेड़ पौधों से कम है। जी, दूसरा सवाल सर मेरा आपसे ये था कि भाई हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है एक बड़ा संकट आया है कि प्राथमिक विद्यालय में जो है छात्र संख्या का स्तर बहुत गिरा है और मुझे याद है कि जब आप ग्रेड में शिक्षण कार्य कर रहे थे तो बड़ी भारी संख्या में वहाँ पर बच्चे थे। मेरे स्वयं की विद्यालय में भी 50, 60, 70 बच्चे थे और अब लगभग मुझे लगता है कि आसपास के विद्यालयों में 20, 25, 30 और यहाँ तक कि 10, 15, 5 तक भी संख्या पहुंची है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप
हमारे शिक्षक साथियों को कि कैसे हम उन विद्यालयों को बचाएं और उत्तराखंड के पलायन को रोकें। प्राथमिक विद्यालय की स्थिति सरकारी जो हमारे विद्यालय हैं लगातार जैसी हम अपेक्षा करते हैं या सरकार भी अपेक्षा करती है तो उस तरीके की वृद्धि नहीं हो पा रही है। हालांकि जब से एमडीएम योजना चली है तब से संख्या में काफी नामांकन में सुधार आया है जी। मेरे टाइम पे जब मैं वहां पर गैर विद्यालय में था तो लगभग 65 के करीब बच्चे वहां पर थे जी। जबकि वहां पर टीचर्स हम लोग पहले तो मैं अकेला ही रहा काफी टाइम। उसके बाद में हेमंती नेगी मैडम आई थी प्रताप नगर से तो उनके साथ भी मैं लगभग 3-3.5 वर्ष रहा हूं। तो मेरे कार्यकाल में तो बच्चे काफी रहे हैं वहां पर। उसके बाद जो लोग आए हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो वहां पर अपना आवाज नहीं बना पाए, दूर से आते थे तो पब्लिक की कनेक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है मैं समझता हूँ जहां तक। तो इस कारण भी छात्र संख्या जो है इधर उधर के विद्यालयों में शिफ्ट रही होगी जी। तो मेरे कार्यकाल में तो काफी मतलब वहां पर अच्छा रहा है और आपका सहयोग भी मिलता रहा है, जाहिर सी बात है। सर मैं लास्ट सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो थापला गांव में मैंने जब अपना विद्यालय शुरू किया एजीएस विद्या केंद्र तो आप बहुत नज़दीक रहे और यहाँ तक कि उस विद्यालय की जो नींव डाली गई उसमें आपका बड़ा मार्गदर्शन रहा है। और उसके बाद अभी 2 साल पहले भी आप उस विद्यालय में आए थे, क्या अंतर आपने देखा? आपने जब वैकल्पिक शिक्षा केंद्र के रूप में काम शुरू किया था उस टाइम पे क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी नहीं थी तो आदमी उतना मन लगा करके काम नहीं कर पाता है। उसके बाद आपका संघर्ष रहा है, एक लंबा संघर्ष रहा है देहरादून में शिक्षा मित्र के रूप में जब आप नियुक्त हुए उस दौरान भी रहा है और मैं उसका साक्षी भी रहा हूँ। आपसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी। इसके बाद आपके प्रयासों से प्राथमिक विद्यालय के रूप में वहां पर स्थापना हुई है राजकीय प्राथमिक विद्यालय थापला के रूप में। और प्रयासरत तो आप पहले से थे ही तो इधर उधर के लोगों से राजनीतिक रूप से भी आपका काफी संबंध रहा है लोगों से। तो उन लोगों के सहयोग से आज मैं देखता हूँ 2 साल पहले जब गया था तो काफी परिवर्तन उसमें हुआ है। उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप कह सकते हैं, विद्यालय का परिवेश भी बदला है और अभिभावकों का जुड़ाव जो एक मुख्य होता है किसी विद्यालय की तरक्की के लिए तो उसमें आपने अच्छा काम किया है। तो उसका परिणाम आप देख ही रहे हैं और समाज को जो है उसका लाभ मिल रहा है। चलिए बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। धन्यवाद।